हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा था? इन प्रीवियस लेक्चर वी हैड सीन दैट इफ वी हैव अ ऑब्जेक्ट एंड इफ माय दिस ऑब्जेक्ट इज इन अ एक्सेलरेटेड मोशन, मेरे ऑब्जेक्ट के पास एक्सेलरेशन है और हमने क्या देखा था कि एक्सेलरेशन तभी पॉसिबल है इफ देयर इज अ फोर्स। ठीक है, सो इफ माय ऑब्जेक्ट इज हैविंग एक्सेलरेशन दैट मीन्स इट इज हैविंग अ फोर्स। अब फोर्स के दो टाइप थे, मैंने आपको बताया था। एक फोर्स जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे म्यूचुअली अप्लाई करते रहते हैं विच इज नोन एज ए इंटरनल फोर्स, और इंटरनल फोर्स का एडिशन ऑलवेज होता है जीरो। हर पार्टिकल एक दूसरे पे इक्वल एंड ऑपोजिट जितना फोर्स लगाता है, सो इंटरनल फोर्सेस का एडिशन होता है जीरो। तो ये एक्सेलरेशन है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स कौन सा है? एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है? एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो वही एक्सटर्नल फोर्स के कंसेप्ट पे एक एग्जांपल देते हैं। हमारी बुक में आपको देखो एक फिगर नंबर 7.12 दिया हुआ है। उसमें क्या है कि सपोज यू हैव अ बॉम्ब। ठीक है, बॉम्ब को जला के आप ऐसे फेंक रहे हो। ठीक है, तो ड्यूरिंग इट्स मोशन, ये पूरे मोशन में एक्सटर्नल फोर्स क्या है? तो एक ही, कौन सा? ग्रेविटी, जो नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। नाउ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड मोशन? एक्सपेक्टेड मोशन क्या होगा कि भाई अगर बॉम्ब ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही पूरा पैराबोलिक पाथ बना के यहां पे आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द एक्सपेक्टेड मोशन। बट व्हाट हैपेंस इन समवेयर हियर, आवर बॉम्ब एक्सप्लोड्स। ठीक है, बॉम्ब एक्सप्लोड हो रहा है। फॉर दिस एक्सप्लोशन, which force is responsible for explosion? Internal forces are responsible. ठीक है, उसके लिए इंटरनल फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल है। बट वी नो दैट टोटल इंटरनल फोर्स विल बिकम जीरो ऑलवेज, है ना? तो ये जो फोर्स लगा है वो फोर्स का टोटल क्या होगा? जीरो। तो अब यहां पे कौन सा फोर्स बच रहा है? यहां पे एक ही फोर्स बच रहा है, वो है एक्सटर्नल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटी। नाउ ग्रेविटी ऑब्वियसली चीज है कि बॉम्ब जो एक्सप्लोड हुआ उसके पहले और एक्सप्लोजन के बाद वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो भी ग्रेविटी तो नीचे ही लगेगी। दैट मीन्स व्हाट कैन वी से, इन द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन द एक्सटर्नल फोर्स which is gravity, external force which is a gravity is not changing. ठीक है, पहले भी ग्रेविटी जी ही लगती थी, एक्सप्लोजन के बाद भी जी लगेगी। ठीक है, सो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अब फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, फोर्स हमारा सेम है, तो हमारा एक्सपेक्टेड पाथ एज इट इज ही रहेगा। सो कहने का मीनिंग यह है कि बॉम्ब एक्सप्लोड होने से पहले या एक्सप्लोड होने के बाद अपना टोटल पाथ वो कभी भी चेंज नहीं करेगा। वाई? क्योंकि एक्सेलरेशन तभी प्रोड्यूस होगा जब फोर्स की, मतलब पाथ तभी चेंज होगा जब फोर्स चेंज होगा। बट यहां पे एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू तो सेम है। सो आवर बॉम्ब विल trace only the our assumed path, which is the parabolic path. Now let's move forward for our next topic, topic number 7.4, linear momentum of a system of particles. Linear momentum of system of particles. Pay attention. For example, we have defined the VCM formula.
वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला। तो क्या था वो फॉर्मूला, m1v1 प्लस m2v2 प्लस अप टू mn बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू mn विच इज बिकम कैपिटल M, टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये तो कैपिटल M यहां पे चला जाएगा, तो mvcm इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 प्लस अप टू mnvn, दैट वी नो ऑलरेडी। ठीक है, सो एज वी नो मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v। हमें पता है कि मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v होता है। तो यहां पे भी m इंटू v है। अब ये v जो है वो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की, तो ये हो जाएगा PCM, दैट मीन्स मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। mv मीन्स मोमेंटम, दिस टर्म, momentum of particle number 1, momentum of particle number 2 plus up to Pn, momentum of nth particle. So this formula is different than other formula। जैसे कि हमें ये पता है कि सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला था। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड करने का फॉर्मूला भी यही था, बट मोमेंटम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, सेंटर ऑफ मास का टोटल मोमेंटम मींस हर एक पार्टिकल के इंडिविजुअल मोमेंटम का एडिशन। रेडी, चलो सेम इस टाइप का फॉर्मूला फोर्स में भी मिलता था, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था। FCM इज इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस Fn, और ये फोर्स जो था वो कौन सा था, एक्सटर्नल। फिर हमें क्या मिला था, एक एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मिला था, ACM इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 बाय M1 प्लस M2। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ पोजीशन, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका फॉर्मूला ऐसी पैटर्न बनाएगा, जबकि मोमेंटम ऑफ फोर्स जो है वो ये पैटर्न बनाएगा। डायरेक्टली ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। सो यू हैव टू कीप इन माइंड दैट द विच फॉर्मूला इज हैविंग विच काइंड ऑफ पैटर्न। ओके, नाउ हियर वी नो दैट we can see that the total momentum of center of mass is the addition of individual momentums of particle. Now let's differentiate this formula with respect to time। हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का with respect to time हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d बाय डी टी ऑफ PCM इज इक्वल टू dP1 बाय डी टी प्लस dP2 बाय डी टी प्लस अप टू dPn बाय डी टी। तो ऑब्वियसली अब हमें पता है कि dP बाय डी टी क्या होता है, F, जो कि हमने चैप्टर नंबर 5 में देख लिया था। So as we know, dP by dt is equal to F। ठीक है, so dPCM, सपोज कि मैं इसको इधर ऐसे ही लिख रहा हूं, dPCM by dt, ये वाला टर्म इज इक्वल टू dP by dt मीन्स F1 प्लस F2 प्लस अप टू Fn, मतलब ये हो जाएगा हमारा टोटल फोर्स। दैट्स वाई वी कैन से dPCM, मोमेंटम ऑफ सेंटर मास, इज इक्वल टू टोटल फोर्स। रेडी, चलो ये क्या हो गया, टोटल फोर्स। अगेन ये कौन सा फोर्स है, ऑब्वियसली ये फोर्स एक्सटर्नल ही होगा। रीजन, इंटरनल फोर्सेस का एडिशन क्या हो जाता है, जीरो। याद रखना, इंटरनल फोर्सेस का एडिशन क्या हो जाता है, जीरो। दैट्स व्हाई दिस इज द ओनली एक्सटर्नल फोर्स।
ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स होगा, और ये है हमारा टेक्स्ट बुक का इक्वेशन नंबर 7.17। अब इसमें भी कंडीशन लेते हैं कि सपोज इफ एफ एक्सटर्नल इज 0, सपोज ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। अब ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन नहीं होगा, मोमेंटम में भी चेंज नहीं होगा, है ना। सो अगर फोर्स 0 है, सो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम, दैट मीन्स change in momentum with time will become 0. This says that momentum is a constant. ठीक है, ये हो गया हमारा 7.18a। ठीक है, नाउ यूजिंग द सेम कंसेप्ट, यहां पे कुछ एग्जांपल्स दिए, लेट्स स्टडी दिस एग्जांपल्स स्टेप बाय स्टेप। पे अटेंशन, क्या लिखा है यहाँ पे, एज एन एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द रेडियो एक्टिव डिके ऑफ अ मूविंग अनस्टेबल पार्टिकल। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रेडियो एक्टिव डिके? रेडियो एक्टिव डिके मीन्स व्हाट, इफ देयर इज अ पार्टिकल, तो वो पार्टिकल के दो छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। बट यहां पे हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो थोड़ा बहुत हाई लेवल का ले रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि ये जो पार्टिकल है, रेडियो एक्टिव पार्टिकल, वो मोशन कर रहा है, और मोशन हो रहा है, ड्यूरिंग द मोशन उसमें से डीके हो रहा है। दिस प्रोसेस इज नोन एज अ डीके। एज एन एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ अ मूविंग अनस्टेबल पार्टिकल लाइक द न्यूक्लियस ऑफ रेडियम। रेडियम इसका एक एग्जाम्पल दिया है। और रेडियम न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट मतलब उसके पार्ट हो रहे हैं, disintegrate into a nucleus of radon and an alpha particle। ठीक है, तो ये रही उसकी डायग्राम। ये है तुम्हारा रेडियम जो ऐसे मूव कर रहा था, और फिर उसके दो पार्ट हो गए, एक He हो गया और एक Rn हो गया। ये रेडॉन है, और ये जो है तुम्हारा अल्फा पार्टिकल है, हीलियम। ये अल्फा पार्टिकल जिसको हीलियम भी बोलते हैं। द फोर्सेस लीडिंग टू द डिके आर इंटरनल टू द सिस्टम एंड द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन द सिस्टम आर नेग्लिजिबल। तो अब ये जो यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, ये डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस कौन से? इंटरनल। इसको तोड़ने के लिए हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया। ऐसा नहीं किया कि अभी इसको थोड़ी मार के दो टुकड़े कर दिए, नहीं, ये इंटरनल प्रोसेस से हो रहा है। सो ये पूरी प्रोसेस पे जो भी फोर्स है, रिस्पॉन्सिबल फोर्स, वो इंटरनल है। एक्सटर्नल फोर्स इज नेग्लिजिबल, लिखा है ना, एक्सटर्नल फोर्सेस on the system are negligible, so that the linear momentum of the system is same। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो आपका मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट, है ना। लास्ट में हमने वही फॉर्मूला डिराइव किया, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि इसका मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो फ्रेगमेंट होने के बाद, मतलब उसके दो टुकड़े होने के बाद भी उसका सेंटर ऑफ मास तो उसी डायरेक्शन में जाएगा, बिकॉज मोमेंटम हमारा सेम रहेगा। सो पार्टिकल विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहां पे लिखा होगा, सो दैट लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज द सेम बिफोर एंड आफ्टर द डिके। द टू पार्टिकल्स प्रोड्यूस इन द डिके, द रेडॉन न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल मूव इन डिफरेंट डायरेक्शंस in such a way that center of mass moves along this same path। भले ही वो दो पार्ट में डिवाइड हो गए, बट सेंटर ऑफ मास तो वहीं पे जाएगा। क्यों? बिकॉज मोमेंटम इज कांस्टेंट नाउ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इफ वी ऑब्जर्व द डिके फ्रॉम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच द सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, मतलब मान लो कि अब हमारा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पोजीशन में है, तो मतलब ये मोशन कर रहा था, ये क्या कर रहा था? मोशन। तो यहां पे टुकड़े हुए, उसके पहले भी मोशन कर रहा था, तो बाद में भी सेंटर ऑफ मास मोशन ही करेगा, क्योंकि मोमेंटम हमें सेम रखना है। बट मान लो कि ये आर ए स्टेबल होता, तो ये आर है, ये स्टेबल है, और यहां पे दो टुकड़े हो जाते हैं, तो आफ्टर द प्रोसेस भी हमारा मोमेंटम तो वही रहना चाहिए।
अब भी इसका मोमेंटम इनिशियल कितना है, 0, तो बाद में भी इसका मोमेंटम 0 ही रहना चाहिए। तो वो किस में क्या होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे जाएगा और एक पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, तो इसकी वेलोसिटी ये डायरेक्शन में होगी पॉजिटिव, इसकी सेम वेलोसिटी यहाँ पे होगी नेगेटिव। दोनों वेलोसिटी का टोटल कर दोगे तो 0, तो फाइनल मोमेंटम भी 0 ही होगा। वो हमें दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कि ये रेडियम है, तो रेडियम स्टेडी है, तो एक हीलियम ऊपर जाएगा और रेडियम नीचे जाएगा, टोटल मोमेंटम हमारा रहेगा 0, ठीक है, क्योंकि पहले भी 0 था, बाद में भी 0 रहेगा। यहां मोमेंट सेंटर ऑफ मास पहले भी मोशन कर रहा था, बाद में भी मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इस टाइप के मोशन की बात कर रहे हैं। चलो, क्या लिखा है, इन मैनी प्रॉब्लम्स ऑन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स as in the above radioactive decay problem, it is convenient to work in the center of mass frame rather than in the laboratory frame of reference. कुछ पार्टिकल्स ऐसे मोशन करते हैं कि उसका सेंटर ऑफ मास आप कहां से देख रहे हो वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। जैसे कि ये बोल रहे कि आपको कहां से देखना है, इट इज कन्वीनियंट टू वर्क इन द सेंटर ऑफ मास फ्रेम रादर इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब क्या है इसका, चलो देखते हैं। इन एस्ट्रोनॉमी बाइनरी स्टार इज अ कॉमन अकरेंस। तो भाई स्पेस में बाइनरी स्टार होते हैं, मतलब दो स्टार जो पैरेलल में होते हैं और वो दोनों एक साथ ऐसे ऐसे मोशन करते करते आगे जाते हैं। ये रहे, ये दोनों स्टार ऐसे 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 मोशन करके आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो ऐसा तो है नहीं कि पीछे से बार बार कोई ऐसे डंडे से मार आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, नहीं, ऐसे कोई फोर्स नहीं दे रहा, मतलब देर इज नो एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है। तो अब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, उसका मोमेंटम सेम रहेगा। द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डबल स्टार मूव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल, ये रहा उसका सेंटर ऑफ मास, तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है, एज शोन इन फिगर 7.14a, ये वाला। The trajectories of two stars of equal masses are also shown in figure. They look complicated. If we go to the center of mass frame, ये तो हम बाहर से देख रहे तो ऐसा लग रहा है कि भी पार्टिकल्स भले ऐसे ऐसे स्टार्स जा रहे हैं, बट उनका सेंटर ऑफ मास तो लीनियर ही जाएगा। बट अगर आप सेंटर ऑफ मास के अंदर से बैठ के देखो तो आपको ऐसा दिखेगा, आप सेंटर ऑफ मास पे बैठे हो और दो स्टार ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो यहां पे लिखा है, इफ वी गो टू द सेंटर ऑफ मास फ्रेम देन वी फाइंड दैट द टू स्टार आर मूविंग इन अ सर्कल अबाउट अ सेंटर ऑफ मास। तो आपको ऐसा लगेगा, अगर आप अंदर बैठ जाओ तो आपको तो अंदर बैठ के तो ये लिखेगा कि दोनों स्टार ऐसे ऐसे जा रहे हैं, उसमें एक स्टार अगर ऊपर वाला राइट में जा रहा है तो नीचे वाला लेफ्ट में जा रहा है। नोट दैट द पोजिशन ऑफ स्टार हैव टू बी डायमेट्रिकली ऑपोजिट, दोनों स्टार की पोजीशन क्या हो जाएगी, डायमेट्रिकली ऑपोजिट। Thus in our frame of reference the trajectories of the star are a combination of uniform motion in a straight line of center of mass। तो यहां पे भाई दो टाइप का कॉम्बिनेशन हो गया, एक हमारा सेंटर ऑफ मास स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है और दूसरा सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ द स्टार अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर अंदर से देखो तो ऐसा लगेगा कि दोनों स्टार सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। As can be seen from the two examples, separating the motion of different parts of a system into motion of the center of mass and the motion about the center of mass is very useful technique to understanding the motion of the system। कहां से देख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो यहां पे हमारे चैप्टर का एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन विच इज द मेजर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर बहुत लेंथी है, इसमें टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं और चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। चलो, सो टू स्टार्ट द सर्कुलर मोशन, before we start the circular motion we need to see a very important quantity which is the vector product।
ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, लेट्स सी व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट। तो हमने वेक्टर और स्केलर प्रोडक्ट भी आगे देख चुके थे। लेट्स रिवाइज द स्केलर प्रोडक्ट। ये अगर याद होगा अच्छे से तो ये इजीली समझ पाओगे। स्केलर प्रोडक्ट मींस दो वेक्टर्स का ऐसे मल्टीप्लिकेशन करना है कि आंसर में हमें जो भी क्वांटिटी मिले, ये क्वांटिटी हमें कैसी मिलेगी, स्केलर। इसलिए इस टाइप के प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं, जिसमें आंसर स्केलर मिले वो स्केलर प्रोडक्ट। और स्केलर प्रोडक्ट को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। दैट्स व्हाई स्केलर प्रोडक्ट इज आल्सो नोन एज ए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या था भाई? ए डॉट बी को हम ऐसे भी लिख सकते थे, वैल्यू ऑफ ए इंटू वैल्यू ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, वेर थीटा, थीटा क्या किसके बीच का एंगल होता है? जो दोनों को मल्टीप्लाई करना है उनके बीच का एंगल। थीटा इज अ एंगल बिटवीन ए एंड बी। सेम उसी तरह से हम क्या करेंगे, वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, सपोज कि हमें मिला सी। दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है कि आंसर में हमें वेक्टर मिले। दिस सी इज अ वेक्टर। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन को, ये प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं हम क्रॉस से। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो नोन एज अ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो तो अब जैसे कि कोई पूछे कि भाई ये सी की वैल्यू कितनी होगी, कैसे फाइंड करोगे? तो ये फॉर्मूला करेंगे। ये फॉर्मूला में जो आंसर आएगा वो हमारी वेक्टर सी की वैल्यू होगी। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट में हमें सी जो है वो वेक्टर मिल रहा है, मतलब ये वेक्टर है तो उसमें वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगा। चलो वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए की वैल्यू बी की वैल्यू इंटू साइन थीटा। एग्जैक्टली ये थीटा क्या है? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो ये तुम्हें मिलेगा सी की वैल्यू। ठीक है, वैल्यू वाला पोर्शन हमारा क्लियर हो गया। अब ये सी का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है, अब डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। हाउ टू फाइंड direction of vector C? So there are two methods. First, right hand palm rule. क्या हो जाएगा? राइट हैंड palm rule. Let's study. Suppose this is the vector A and this is the vector B. उसको अच्छे से समझने के लिए ये कि ये वेक्टर ए और बी क्या है, मान लो कि ये जो रेड पेंसिल है, मैं छोटी लेता हूं ताकि कैमरा में अच्छे से कवर हो जाए। ये रेड पेन जो है वो मान लो वेक्टर ए है और ये ब्लू पेन जो है वो मान लो कि हमारा वेक्टर बी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल है हमारा थीटा। फॉर एग्जांपल ये एंगल क्या है? थीटा। इन दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। अब मुझे ये दोनों वेक्टर का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हमें पता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमें आंसर में एक नया वेक्टर मिलता है सी। सी की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला तो देख लिया। सी की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे? तो राइट हैंड रूल क्या करेंगे? सबसे पहले राइट हैंड पाम लेंगे, उसमें सबसे पहले फिंगर्स को रखेंगे हम
पहले वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे, ठीक है, पहले वेक्टर की डायरेक्शन में। फिर वो फिंगर्स को फोल्ड करेंगे दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में। तो अगर फिंगर्स यहां है, दूसरा वेक्टर यहां पे है, तो फिंगर्स को ऐसे फोल्ड करेंगे। तो अच्छे से फोल्ड करना है, यूं ऐसे। तो फोल्ड करने के बाद थंब जो डायरेक्शन में रिप्रेजेंट होगा, थंब जो भी डायरेक्शन दिखाएगा वो डायरेक्शन में होगा तुम्हारा सी। मतलब हमारे केस में ये हो गया हमारा वेक्टर सी, ठीक है। तो दिस इज द वेक्टर सी। सो ऑलवेज रिमेंबर, this one is very important, always vector C is perpendicular to vector A, vector C is perpendicular to vector B, and vector C is perpendicular to A B प्लेन, ठीक है। पूरा ए और बी से जो प्लेन बना ना, वो पूरे प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, ए के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर है। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। ये हो गया राइट हैंड पाम रूल। इसके लिए याद रखो आपको राइट हैंड ही यूज करना है। दूसरा है राइट हैंड स्क्रू रूल। उसके लिए क्या करना है कि जो भी दो वेक्टर है जिसका मल्टीप्लिकेशन करना है, वो दो वेक्टर का प्लेन ड्रॉ करो। वो प्लेन के परपेंडिकुलर आपको रखना है एक स्क्रू। इस टाइप का, ठीक है। और वो स्क्रू को घुमाना है कहां, आपको पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में घुमाने से स्क्रू जो डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वो तुम्हारा सी का डायरेक्शन है। तो हमारे केस में ये स्क्रू को ऐसे ऐसे घुमाओगे तो वो ऊपर आएगा। दैट मीन्स दिस इज द डायरेक्शन ऑफ सी। आपकी बुक में 7.15 में दोनों डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है। राइट हैंड थंब रूल एंड राइट हैंड स्क्रू रूल दोनों दिए हुए हैं, यू कैन सी इट। तो यहां पे एक सिंपल से फॉर्मूलाज हमने सिखाए हैं, ठीक है। जैसे कि ये फॉर्मूलाज कब यूज हो सकते हैं, अगर आपको कोई ये पूछे ऐसा कि वेक्टर ए की वैल्यू है 2, वेक्टर बी की वैल्यू है 4 और उन दोनों के बीच का एंगल है 30, ठीक है। और अगर कोई ऐसा पूछता कि फाइंड ए डॉट बी या फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट बोला है तो ए बी कॉस थीटा। तो ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4 और कॉस 30 हमारा हो जाएगा √3/2। तो आंसर आएगा 4√3। तो ये हमारा हो गया जो नया ये तो स्केलर प्रोडक्ट है, तो इसमें सिर्फ वैल्यू ही मिलेगी, ये होगी हमारी आंसर, ठीक है। अगर सेम चीज है कि ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 4 है और दोनों के बीच का एंगल 30 है, को बोले कि फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, तो ए क्रॉस बी फॉर्मूला क्या होगा, ए बी साइन 30, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू 4 और साइन 30 होता है 1/2, तो आंसर आया 4। तो ये ए क्रॉस बी के आंसर में ऑलवेज आपको मिलता है वेक्टर। तो ये वेक्टर की वैल्यू है 4, डायरेक्शन ऐसे फाइंड करना है। खैर ये टॉपिक तो बहुत बड़ा है, इसमें तो नेक्स्ट पूरा लेक्चर भी चला जाएगा। तो अगर आपको ए और बी की डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है तो आप ये यूज कर सकते हैं।
बट अगर आपको ऐसा दिया है कि a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k और b इज इक्वल टू i माइनस जे माइनस 2k, और कोई पूछे कि a डॉट बी और a क्रॉस बी फाइंड करो, तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि जब वेक्टर्स को कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता है तो क्या करना है, ये फॉर्मूलाज कैसे यूज करना है। चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।